पाकिस्तान में अगर डॉलर की कीमत की बात करें तो जब वो बढ़ती है तो उससे हर चीज़ की कीमत जो है इससे ऑब्वियसली रिलेटेड होती है और वो बढ़ जाती है। अगर डॉलर की कीमत कम होती है तो चीज़ें बहुत कम ऐसा होता है कि वो सस्ती हों, मगर अब की बार ये रिवायत कुछ हद तक टूटती हमें नजर आई, जबकि ऑटो मैन्युफैक्चर ने डॉलर की कदर में कमी के सम्राट आवाम तक थोड़े बहुत मुंतकिल करना शुरू किए और गाड़ियाँ सस्ती करना शुरू की हैं। जो मुल्क में अगर कार असेंबलीज ने बात करें तो गुज़िश्ता 10 माह के दौरान गाड़ियों की कीमतें 4 मरतबा बढ़ाई और जुलाई के महीने में तकरीबन 5 लाख से 30 लाख तक गाड़ियों की जो कीमतें हैं बढ़ी, मगर अब कीमतें इतनी कम नहीं हुई कि जिस हिसाब से अगर हम बात करें जब उनकी कीमतों में इजाफा किया गया। बिल्कुल, इस हवाले से हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन है और गाड़ियों के हवाले से, ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से खास तौर पे अथॉरिटी समझे जाने वाले सुनील सरफराज मंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाक का ताल्लुक है एंड ही इज गॉट अ ग्रेट फॉलोइंग और इनको आप मुख्तलिफ कम अज़ कम अपने वीलॉग्स के अंदर बात करते भी नजर आते हैं। ही इज़ वन ऑफ द एक्सपर्ट्स जो कि हमेशा ये कहते हैं कि जी गाड़ियों की कीमतें बढ़ती हैं, कम नहीं होती पाकिस्तान में, लेकिन इस दफ़ा थोड़ी सी रिवायत टूटी है तो हमने कहा जरा हम इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन शामिल करें। मंच साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप इस फैक्टर के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें, ये जो जिस रेशो से प्राइसेस बढ़ती हैं उस रेशो से कम नहीं होती, इसकी वजह क्या वाकई मजबूरियां हैं उन ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की जिनके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, या वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, इस सारी मार्केट की अनसर्टेनिटी है? इस पर कैसे कमेंट करेंगे आप? बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। सबसे पहली बात तो आपने बिल्कुल ठीक की इंट्रो में कि आज तक मैंने पाकिस्तान में इससे पहले कभी नहीं देखा था कि प्राइसेस ऊपर गई और उसके बाद नीचे आई हूँ। द ओनली थिंग व्हिच हैपेंड वाज बैक इन 2021, वो जब गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए थे, एफईडी थी, तो उसका इम्पैक्ट से लोगों को लगा था कि प्राइसेस कम हुई हैं। बट ये पहली बारी है कि प्राइसेस कम हुई हैं। उसकी रीजन ये है कि जितना इंक्रीज एक लास्ट महीने में आया था वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। मतलब अगर आप तमाम गाड़ियों की प्राइसेस देखें तकरीबन 30% अभी आप इंट्रो में बता रहे थे 50 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक इंक्रीज हुआ था, बल्कि 5 लाख भी कई छोटी गाड़ियों में, जो कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। और जब हम अगेन आई ऑलवेज वांट टू टेक साइड ऑफ कंज्यूमर, और मैं हमेशा ऑटो मैन्युफैक्चरर से पूछता भी रहता हूँ कि आप ये क्यों कर रहे हैं, बट इस टाइम पे जो उनकी स्टोरी थी उसमें थोड़ा वजन था, उनका इश्यूज बड़े जेन्युइन थे। एलसी नहीं खुल रही, माल नहीं क्लियर हो रहा, उनको सामान नहीं दिया जा रहा, डॉलर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, उनको कहा जा रहा है कि डिलेड डिलीवरी जो कि उनके हाथ में नहीं है। अगर स्टेट बैंक ने आपकी एलसी नहीं खुलने दी तो डिलेड डिलीवरी के ऊपर भी उनसे मार्कअप दिया जाना चाह रहा था कस्टमर को। तो काफी ज्यादा फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंक्रीज हुआ था। और जब ये डॉलर की प्राइस डिक्रीज हुई तो आई वाज द फर्स्ट वन जिसने उनके अगेंस्ट ये वीडियो बना के उन्होंने कहा था कि भाई आपने पहले जो चीजें कही थी वी बॉट इट, आपने जो बात कही हमने आपकी बात मान ली, लेकिन अब क्योंकि अगर डॉलर प्राइस एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, डॉलर प्राइस नीचे आ गई है तो आपको जो है वो नीचे करनी चाहिए प्राइसेस। और उसमें मेरा ख्याल है बड़ी खुशाइन बात ये है कि एक कंपनी ने की, फिर दूसरे ने की, तीसरे ने की, अब मेरा ख्याल है सारे करके। अब एक सवाल आता है कि ये उतनी कम नहीं हुई जितनी बड़ी थी। यस आई एग्री, बट उसके लिए थोड़ा सा हमें उसमें थोड़ा रीडिंग करना पड़ेगा कि गाड़ियों की जो आपने बताया ना 4 दफा प्राइसेस इंक्रीज हुई थी, तो जो अभी रिसेंट इंक्रीज था उससे पिछला इंक्रीज जो था ना वो आया था 185 के डॉलर के ऊपर। तो 185 से 230 का जब डॉलर गया है तब तक उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाई, ठीक है जी। 235 पे जब उन्होंने बढ़ाई तो वो बहुत एक्सुबरेंटली हाई बढ़ाई, बिकॉज 185 और 230 में तकरीबन 45 रुपए का इजाफा था। अब जब डॉलर आया 210-15 के ऊपर तो ऑब्वियसली वो 235 और 185 वाला डिफरेंस तो हम एक्सपेक्ट करेंगे तो गलत होगा। मैं और आप एज ए कंज्यूमर जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 ऊपर गई थी तो 15 नीचे आ जाए, बट हमें ये समझने की जरूरत है कि वो बेस पॉइंट जो वो नहीं था। बट अगेन ये भी देखने में आ रहा है कि कई कंपनियां ज्यादा कर रही हैं, कई कम कर रही हैं, बट ये कंपैरेटिव मार्केट में जो ज्यादा कम करेगा मेरा ख्याल है उसको फायदा इस लिहाज से होगा कि कंज्यूमर जो है उसके बारे में अच्छी सोच भी रखेगा, उसकी ब्रांड इक्विटी भी बढ़ेगी। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये कि हम ये ध्यान में रखें अगर डॉलर जो है यहाँ पे स्टेबल रहे, बिकॉज पहले तकरीबन अगर हम पिछले हफ्ते को देखें पूरे को तो नीचे आता रहा, बारिंग यस्टरडे इट हैज गॉन अप बाय 3 रुपीस। यस, अच्छा मनसब, दूसरी जानिब जिस तरह से आपने अब 185 रुपीस डॉलर को मेंशन, जब ये डॉलर 185 पर था तो जब गाड़ियां बुक करवाई जाती थी तो इस डॉलर की प्राइस पे उसको बुक करवाया जाता था, लेकिन उसके दौरान 3 माह में डिलीवरी का कहा जाता है, लेकिन डॉलर प्राइसेस हाई होती हैं, फिर उसके साथ साथ जब कंज्यूमर है उसे दोबारा से डिमांड की जाती है एक्स्ट्रा पैसों की। तो ये इस मैकेनिज्म को सिस्टमैटिकली किस तरह से देखने की जरूरत है और इस पे आपका क्या कमेंट होगा? देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान में जब डिलेमा ये आप गाड़ी बुक कराती हैं पाक रुपीस में, उसके कंपोनेंट्स आते हैं डॉलर में और सारे पार्ट जो इंपोर्ट हो रहे हैं वो डॉलर में, और फिर वो बन के आपको फाइनल मिलती है।
पहले ये था कि आप गाड़ी बुक कराते थे, आपको 2 से 3 महीने में मिल जाती थी, एक प्रेडिक्टेबिलिटी थी। और लेकिन तब भी अनसेट रूल ये था कि अगर आपने पार्शियल पेमेंट की हुई है, जो कि आपसे जब ली जाती थी, तो उसमें कोई प्राइस लॉक नहीं थी। लेकिन अगर आप फुल पेमेंट करके आते हैं तो प्राइस लॉक हो जाती थी। बट कंपनीज जो है उनको भी पता था कि फुल पेमेंट वो 1 महीना पहले ही लेते थे डिलीवरी से, तो एक प्रेडिक्टेबिलिटी थी कि 1 महीने में डॉलर कितना ऊपर जाएगा। बट अभी रिसेंट पास में तो डॉलर की जो है ना फ्लाइट, जिसको आप कह सकते हैं, वो इतनी ज्यादा थी, अनप्रेसिडेंटेड थी कि कोई भी जो है ना दुनिया में उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। और काफी पाकिस्तानी कंपनियों ने तो बल्कि ऑर्डर बुकिंग लेना भी छोड़ दी थी, जो कि मेरे ख्याल से एक सही तरीका था। इन लॉन्ग टर्म इसका हल क्या है? इसका हल मुझे जो समझ आता है, या तो पाकिस्तान में जब गाड़ी, उसका सबसे ये मसला भी हल हो जाएगा कि ऊपर ज्यादा गया था तो प्राइस ज्यादा ऊपर की थी, नीचे गया था तो कम की थी, या तो जो है ये प्राइस जो है डॉलर में कोट करना शुरू कर दें, जो उससे हमारा मेरा ख्याल है कौमी वकार मजरू होगा कि हमें पाकिस्तान में चीज डॉलर में क्यों दे रहे हैं। बट उससे होगा ये कि अगर कोई भी एक यूनिट है वो $10,000 का था, तो आपको पता होगा यार मैंने $10,000 का गाड़ी बुक कराई हुई है और मैंने अपनी सेविंग उस लिहाज से बढ़ानी है। अभी होता ही है कि एक मुतवस्सित तबके का आदमी है, नौकरी पेशा आदमी है, वो एक छोटी गाड़ी बुक कराता है 17-18 लाख रुपए की, जब वो गाड़ी डिलीवरी आती है वो 23-24 लाख है, विच इज 30-40% ऑफ हिज इनकम। तो वो उसकी, मेरी और आपकी इनकम या हमारी सैलरी तो 30-40% हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो नहीं बढ़ा रहे। तो वो बेचारा क्या करेगा? अच्छा, तो ये मेरे ख्याल से एक चीज हो सकती है। आपके होने से फायदा उठाते हुए ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर ओवरऑल मुझे एक कमेंट आपका चाहिए। अपने सोशल के ऊपर तो आप बात करते ही रहते हैं, कैसा देख रहे हैं आप फ्यूचर पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री का ओवरऑल? जिस तरीके से हमने ग्रो किया, पहले से तो बहुत बेहतरी है, कॉम्पिटिशन भी बेहतर हुआ है और उसमें प्राइस कंपेरेटिवनेस भी आई है पिछले कुछ दिनों में, क्वालिटी कंपेरेटिवनेस भी आई है, हमने देखा है। लेकिन आप बीइंग एन एक्सपर्ट कैसे देख रहे हैं, फ्यूचर कैसा है हमारे यहाँ? देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कोई भी मार्केट जो है ना वो अपनी बेटरमेंट पे जब जाती है, जब परफेक्शन पे आ जाए, मार्केट कंपटीशन हो। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी हैड लाइक अ मोनोपोली सिचुएशन, फिर 3 से 15, 12, 13 कंपनियां और आ गई। तो अभी इस टाइम हम तकरीबन 13 मैन्युफैक्चर के ऊपर है। इसका मतलब है मार्केट अपनी परफेक्शन के ऊपर जा रही है। बट हैविंग सेड दैट, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो गवर्नमेंट का है और उसकी पॉलिसीज का है। अगर वो जो है ना बार बार चेंज होती रहेंगी, स्टेबल नहीं रहेंगी, तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। कोई भी बिजनेस हो, उसमें जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप देखें पिछले 2 सालों इट्स अ रोलर कोस्टर राइड। एक दिन हम कहते हैं हम इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आएंगे, दूसरे दिन हम कहते हैं कि हम 10 लाख के ऊपर गाड़ी की फाइनेंसिंग शुरू कर देंगे। 3 महीने डाउन द रोड हमें याद आता है कि गाड़ियां पुरतई शशियां हैं, हम इसकी फाइनेंसिंग नहीं होने देंगे। उसके बाद हमें याद आता है कि हमने इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर आरडी लगानी है। फिर आजकल अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक गाड़ी पाकिस्तान में इंपोर्ट ही नहीं हो सकती, कोई भी सीबी में इंपोर्ट बैन है। सो इसी तरह हमारी जो पॉलिसीज के अंदर चेंजेस है ना, ये बहुत गलत है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस शेक करते हैं। जो 13 कंपनियां आई हुई हैं उनके लिए भी परेशानी का बाइस है, और मजीद आने वाली कंपनियां जो है उनके लिए भी एक जो कहते हैं ना रेड फ्लैग है, वार्निंग का, कि भी पाकिस्तान में अगर आप आएंगे तो यहाँ पॉलिसियां इतनी जल्दी चेंज होती हैं। तो आई थिंक इफ वी मेक आवर पॉलिसीज कंसिस्टेंट, तो आई सी ब्राइट फ्यूचर फॉर इंडस्ट्री। अच्छा मनसब, क्विकली, ये जो गाड़ियों पे ओन का एक मैकेनिज्म है, इसके ऊपर आपका क्या कमेंट होगा? ऑब्वियसली पाकिस्तान में अगर हम गाड़ियों की कैपेसिटी के हवाले से बात करें, डिमांड सप्लाई की बात करें, तो ये जो ओन वाला एक स्ट्रक्चर है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऑन जो है बेसिकली होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक्सेस डिमांड है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। और जब भी सप्लाई डिमांड में गैप होगा तो कैपिटलिस्ट फोर्सेज आएंगी। मैं और आप, अगर हमारे पास कैपिटल ज्यादा है, हम वो चीजें खरीद के रख लेंगे और फिर दूसरों को उस पर रैशनिंग करके ज्यादा महंगी बेचेंगे। उसका सोल्यूशन यही है जो मैं आपसे पहले कहता कि परफेक्ट मार्केट। हमें ये समझने की जरूरत है कि जब पाकिस्तान में 3 मैन्युफैक्चरर थे तो तब भी पाकिस्तान की टोटल जो प्रोडक्शन थी गाड़ियों की वो 2.5 से 3 लाख थी। आज 13 के अंदर भी 2.5 से 3 लाख है। तो इसका मतलब है कि अभी वो कैपेसिटी जो ऐड होनी थी सिस्टम में वो नहीं हुई। उसकी मल्टीपल रीजन है। गाड़ी का प्लांट लगना कोई छोटी बात नहीं है। कई गाड़ियों के प्लांट अभी लग रहे हैं, कई अपनी कंप्लीशन फेज में है, कई एक्सटेंशन फेज में है। बट उसके ऊपर जो कोरोना आया था उसकी वजह से काफी सप्लाई डिसरप्शन हुई, जिसमें डिले हो गया। बट आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर मिड, अगर अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक रहता है, कोविड-19 भी कंट्रोल में रहता है और सप्लाई चेन है वो रेगुलराइज होना शुरू हो जाती है, तो जितनी ये 13 प्लांट है, ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो मार्केट। one more very important point, sorry to cut you, one more very important point that is regarding जो हम अल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर हम जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ जाना चाहते हैं। दुनिया भर के अंदर इसका बहुत ज्यादा ट्रेंड है। पिछले कुछ अरसे में हमने देखा पाकिस्तान में भी बात बड़ी शुरू हुई थी कि जी चार्जिंग स्टेशंस लगा दिए जाएं। आप भी काफी बात करते रहे इसके ऊपर, लेकिन अभी तक कोई बड़ा सिग्निफिकेंट कुछ ऐसा माहौल बनता हमें नजर नहीं आता। ना गाड़ियां नजर आती हैं, ना स्टेशंस नजर आते हैं, और ना एज सच हुकूमत की इंटेंशन नजर आती है। इस पे क्या कहेंगे? सर, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा, कुडंट एग्री मोर विद यू ऑन दिस। रीजन ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ, पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। हमारे जो नारे वादे वो फेसबुक और सियासत तक तो हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन की बात करें, दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रही है। हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिक जो स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन, पूरे पाकिस्तान में वो अपने एक हाथ की उंगली पे आप गिन सकते हैं, उनका नंबर इतना है खाली।
तो इट्स चिकन एंड एग प्रॉब्लम। अगर आपने एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है, जब चार्जिंग नेटवर्क नहीं है तो आप क्यों लेंगे? दूसरी तरफ अगर किसी ने नेटवर्क लगाना है, जब गाड़ियां नहीं है तो वो नेटवर्क क्यों लगाएगा? अभी हमारे मुल्क में ये जो कहते हैं ना, अमीर बच्चों का खिलौना है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियां आपको जिस भी घर में नजर आएंगी वो उनकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार है, उनकी प्राइमरी कार नहीं है। ये कब आएगी रेवोल्यूशन? जब आप 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को इलेक्ट्रिक पे लेके जाएंगे और इस पॉलिसी के सम्राट आम आवाम तक जाएंगे, और शायद एक कल्चर इसका बनेगा। सुनील, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम। बहुत शुक्रिया साथ आए और आपने अपना वक्त दिया और एक्सपर्ट एनालिसिस हमारे सामने रखा। सुनील सरफराज मंच, आप उनकी बातें सुन रहे थे, उनका तजिया सुन रहे थे, और उनका यही कहना है कि वी हैव टू मेक अ पॉलिसी एंड देन उस पर कंसिस्टेंट रहना है और हुकूमत को थोड़ा सा बैकअप करना है। और मुझे लगता है ये बैकअप हुकूमत को कंज्यूमर को ज्यादा देना चाहिए रादर देन द मैन्युफैक्चरर्स। उनके भी अपने राइट्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली इस मामले में भाई चाहे प्राइसेस हो, गाड़ियों की डिलीवरी हो, प्राइस फ्लक्चुएशन हो, इसमें अगर कोई बंदा या कोई सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करता है तो वो अल्टीमेट कंज्यूमर है। दिस इज व्हाट वी थिंक। इसी हवाले से हमने आज इस पर बात भी की।